फार्मूला हम देख रहे हैं। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये आपका किरचॉफ का नियम है। और ये जो संबंध बता रहा है आपका तापांतर के कारण से जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा, तापांतर के कारण से ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, तो साथ साथ यहाँ पर उसकी ऊष्माधारिता भी परिवर्तित होती है। अर्थात कोई ऐसा अभिक्रिया है, किरचॉफ क्या बोलता है, ये क्या क्या रिलेशन बताता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप अंतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तापांतर एवं सीधा लिख लो, तापांतर एवं ऊष्माधारिता के बीच में संबंध स्थापित करता है। ऊष्माधारिता के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक, किरचॉफ का नियम सिर्फ इतना याद रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापांतर एवं ऊष्माधारिता के बीच में रिलेशन बनाता है। कौन? किरचॉफ का नियम। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना इसमें। और किरचॉफ का नियम में आप देख रहे हो ये क्या है, किरचॉफ का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा Cp del H by del T, Cv del U by del T। ठीक, इसी को आप पूरा का पूरा खोलते हो तो मैं क्या बोला था, यहाँ पर del H को अगर पूरा खोल दिया मैं तो H2 माइनस H1 करूंगा। ठीक, N Cp और इसको लिखूंगा T2 माइनस T1। इसको मैं पूरा खोल रहा हूँ ना, डेल को पूरा खोल रहा हूँ तो इस प्रकार से लिखूंगा। वैसा ही यहाँ पर U2 माइनस U1 इज इक्वल टू N Cv और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 पूरा खोलने पर। ध्यान में ये रखिएगा U2 मतलब आपका प्रोडक्ट है और U1 बोल रहा हूँ मतलब ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो आपको क्वेश्चन में अभिकारक, देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछेगा, कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की एंथैल्पी इतना है H1। ठीक, समझिएगा ना, कोई अभिक्रिया है जिसका एंथैल्पी अभिकारक की एंथैल्पी H1 है, उसकी ऊष्माधारिता इतना है, इसको इस ताप से इस ताप तक ले जाया गया, उसके 1 मोल को या n मोल को, तो उत्पाद की उस एंथैल्पी क्या होगी। क्वेश्चन समझिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा रहता है। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है और बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की एंथैल्पी H1 है। ठीक, उस अभिक्रिया के लिए Cp होगा, उसकी ऊष्माधारिता, उस अभिक्रिया की ऊष्माधारिता Cp है। उसमें हम n मोल गैस का या n मोल उस पदार्थ का लिए हैं और उसको T1 से T2 तक अभिक्रिया को संपन्न कराया गया, तो उत्पाद की एंथैल्पी क्या होगी, H2 पूछा जाएगा। या कोई भी आपको दे सकता है, इसमें से आपको इसको दे सकता है, इसको पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर टोटल 5 डाटा है, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 को देकर 1 का वैल्यू आपसे पूछेगा। वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 डेटा है, यहाँ पर 4 का वैल्यू देकर आपको 1 पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, या तो ये सीधा आपको अगर 3 बोलते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन बोला तो आपको H2 माइनस H1 का सीधा सीधा वैल्यू देगा। ठीक, समझिएगा बात को। डेल H मतलब क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। अगर क्वेश्चन में किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन दे दिया गया तो डेल H हो जाएगा। उसके टेम्परेचर रेंज दे दिया गया, T1 से T2 तक अभिक्रिया कराया गया, तो उस अभिक्रिया की ऊष्माधारिता क्या होगी, Cp पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीका से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, आपको समझना है। ठीक, तो ये उसके लिए ये सब फार्मूला है। n मोल के लिए हो गया, ये हो गया। अब जब हम Cp और Cv देख रहे हैं तो इसके बीच में संबंध के बारे में बात करते हैं, तो Cp और माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ये R एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन होता है। इसके बारे में अंदर एकदम नहीं घुसना है आपको, सिर्फ एक ओवरव्यू याद रखिएगा। ये वर्क डन होता है और दोनों का अगर रेशियो लिया जाए Cp/Cv इज इक्वल टू गामा होता है। और इस अनुपात को हम पॉइसन अनुपात के नाम से जानते हैं, पॉइसन अनुपात के नाम से जानते हैं। ये जो गामा है ये अणु की आणविकता के बारे में जानकारी देगा, अणु की आणविकता, मोलेकुलरिटी के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि अगर हीलियम है, नियान है, तो ये मोनो एटॉमिक होगा, एक परमाणविक होगा। इसके लिए गामा का मान 1 एक्चुअल में मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरा फिजिक्स का पोर्शन होता है, तो ये डाटा वैसे आपसे पूछेगा नहीं, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा देख के।
1.5 फिर 1.4 फिर 1.3 ऐसा कुछ होता है, लिखूंगा तो फिर गड़बड़ होगा या एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक, तो गामा इज इक्वल टू, ये आपको अणु की आणविकता के बारे में जानकारी देगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको इसके बारे में, ऊष्माधारिता के बारे में। अब मैं वापस, जब हम स्टार्ट किए थे ऊष्माधारिता से स्टार्ट किए थे, सॉरी एंथैल्पी से स्टार्ट किए थे, बीच में हम ऊष्माधारिता को लाए थे और इसके बारे में पूरा समझने का प्रयास किए। मैं फिर से वापस एंथैल्पी पर जा रहा हूँ और एंथैल्पी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आज का जो क्लास होगा पूरा हो सकता है एंथैल्पी पर ही पूरा सिमट जाएगा, क्योंकि इसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है और उसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल है। अब इसमें देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी तो एंथैल्पी हम क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं, और ये अवस्था फलन का उदाहरण होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ अंतर को ही ज्ञात कर सकते हैं। अंतर मतलब H2 माइनस H1। अब फिर से याद रखिएगा, 2 मतलब प्रोडक्ट है और 1 मतलब आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है। इसको आप लिख सकते हो H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल H, और डेल H बराबर होता है डेल U प्लस P डेल V। ठीक, इस प्रकार से लेना है आपको, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। ध्यान में ये रखना, ये जो अब समीकरण देख रहे हैं, ये सॉलिड के लिए एवं लिक्विड के लिए, द्रव के लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता, महत्व नहीं रखता है। ये महत्व रखता है ज़्यादातर ये गैसियस रिएक्शन के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो उस आधार पर इस जो समीकरण मिल रहा है उसको हम थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं। गैसीय अभिक्रिया के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। मान लेते हैं कोई एक आदर्श गैस है, ठीक, एक आदर्श गैस है जो अभिक्रिया में हम यूज कर रहे हैं, वो आदर्श गैस है। मतलब मैं इसको पूरा का पूरा आइडियली मानकर चल रहा हूँ, आदर्श गैस मानते हुए चल रहा हूँ। तो आदर्श गैस का अगर समीकरण आप देखते हो तो क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, ये आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है। और जब हम बात करते हैं तो एंथैल्पी के लिए परिभाषा क्या लेते हैं, स्थिर दाब एवं स्थिर ताप पर दी गई ऊष्मा, इसी को ही हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, स्थिर, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं स्थिर दाब एवं स्थिर ताप। तो जो ऊष्मा होगा वही ऊष्मा सीधा सीधा Q क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। कुछ देर हम पहले देखे थे QP इज इक्वल टू डेल H, वही पॉइंट को मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्थिर दाब साथ में स्थिर ताप भी रहता है, तो दी जाने वाली ऊष्मा सीधा सीधा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक, तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर फिर से ला रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिर दाब और स्थिर ताप। तो कंडीशन मैं फिर से यहाँ पर रखूंगा, स्थिर दाब एवं ताप पर, तो यहाँ पर P कांस्टेंट होगा, ठीक, और दाब कांस्टेंट होगा। कंडीशन याद रखिएगा। मान लेते हैं अभिकारक के लिए या इसी को आप बोलते हो अभिक्रिया के प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में, जिसको हम अभिकारक के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर दाब स्थिर है ना, तो दाब को मैं चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं V1 रखता हूँ, N, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, R और T, R गैस कांस्टेंट है, T भी क्या है यहाँ पर, स्थिर दाब और स्थिर ताप। तो यहाँ पर सिर्फ V चेंज होगा, तो यहाँ पर बोल सकते हो दाब और ताप स्थिर है एवं आयतन परिवर्तित हो रहा है, आयतन V1 से V2 में चेंज हो रहा है अभिक्रिया के दौरान। तो ये अभिकारक का हो गया। और उत्पाद का तो हम ले सकते हैं V2 इज इक्वल टू N2RT। दोनों में अंतर लेते हैं, ठीक, दोनों में अंतर लेते हैं। तो अंतर लेंगे तो क्या होगा, V2, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर V1, V2 माइनस V1, P कॉमन हो जाएगा इसलिए मैं कॉमन कर दिया सीधा। वैसा यहाँ पर RT कॉमन होगा तो N2 माइनस N1 हो जाएगा, ये हो गया RT। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस जो अंतर के रूप में दिख रहा है मैं इसको अंतर के रूप में लिखता हूँ, ये हो गया डेल N, और ये गैसियस अभिक्रिया के लिए है इसलिए छोटा सा सिंबल लगा रहा हूँ यहाँ पर G, RT। ठीक, तो आप देखिएगा P डेल V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल N RT।
मैं इस समीकरण पर आता हूँ, इस समीकरण से मैं अब इसको रिप्लेस करता हूँ, तो ये आपको इस प्रकार से लिख सकते हो आप इसको डेल यू, और पी डेल वी की जगह में हम लिख सकते हैं डेल एन आर टी। अब यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से मिलेगा। ठीक, अब देखिए कुछ देर पहले मैं अभी यहाँ पर बोला स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर है, डेल एच के बराबर है। और उससे पहले कुछ देर हम पहले और देखे थे क्यू भी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू। ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है ये दोनों पॉइंट। ठीक, स्थिर दाब पर डेल एच और स्थिर आयतन पर डेल यू। अब देखिए यहाँ पर डेल एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी लिख सकता हूँ, और डेल यू को मैं यहाँ से क्यू भी लिख सकता हूँ। फिर से आपको अलग से एक समीकरण मिल जाता है आर टी। तो देखिए एक पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। अब इसी को मैं फिर से अगला चेंज कर सकता हूँ, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू भी प्लस डेल एन जी। जी को लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पर डेल एन आर टी को क्या लिख सकते हैं, पी डेल भी। अभी कुछ देर पहले देखे थे, तो इसको चेंज करके ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो चार समीकरण आपको मिल गया, और समीकरण एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, और उस कॉन्सेप्ट को मैं चार तरीका से लिख सकता हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा ये ऊपर वाला से, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है। तो आपको समझना है क्वेश्चन को देखकर किस किस प्रकार से इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको समझने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं ये एक्चुअल में किस प्रकार से प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनाए जा सकते हैं, और ये तीन कंडीशन क्या क्या है पहला देखते हैं। मान लेते हैं इसमें पहला कंडीशन मैं सीधा समीकरण से देता हूँ, CS हाफ O2 गैस, और ये बन गया CO, सीधा सीधा गैस बन गई। ठीक, एक और एक, ठीक CO। इसमें देखिए आप, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या उठेगा, कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि डेल एच और डेल यू में किस प्रकार से संबंध होता है बताइए। चार ऑप्शन रहेगा, तो आपका संबंध किस प्रकार से रहेगा, ये ऑप्शन में कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इसके लिए जब ऐसा रिएक्शन देकर संबंध पूछा जाए आपको, इसमें किसमें संबंध पूछ रहा है, डेल एच एवं डेल यू के बीच में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को डेल एन के बारे में जानना जरूरी है। डेल एन कुछ देर पहले हम देखे थे, डेल एन बराबर क्या है, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट माइनस आर, या इसी को 2 - 1 लिखे थे आप। ठीक, प्रोडक्ट में मोलों की संख्या और रिएक्टेंट में मोलों की संख्या, इन दोनों के डिफरेंस से हम डेल एन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसमें ध्यान में ये रखना है सिर्फ गैस को ही लेना है। किसको लेना है, सिर्फ और सिर्फ गैस को ही लेना है, और दूसरा को नहीं लेना है। क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले देखे थे सॉलिड और लिक्विड, इसके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता, महत्व तो नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो गैस गैस रहेगा ना, बस उसी को हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर गैस कितना है, 1 मोल है, यहाँ पर गैस कितना मोल है, आधा मोल। ये सॉलिड है, इसको हम 0 लेंगे। सॉलिड और लिक्विड के लिए आप 0 ले लीजिएगा, गैस गैस को बस काउंट करना है। तो प्रोडक्ट में मोलों की संख्या 1 है, माइनस रिएक्टेंट में मोलों की संख्या हाफ है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1 में से आधा घटाए प्लस हाफ मिल गया, किसके बराबर, डेल एन के बराबर। अब आपको पूछा है डेल एच और डेल यू में संबंध, तो डेल एच बराबर हम रखेंगे डेल यू। अब इसके बाद जो डेल एन का वैल्यू मिल रहेगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर हाफ। मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ ना, ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, डेल एच बराबर डेल यू प्लस, ये प्लस को आप भूल जाइएगा ना, डेल यू के बाद सीधा सीधा आप जो डेल एन का वैल्यू मिला रहेगा उसको नोट कीजिएगा यहाँ पर। तो डेल एन का वैल्यू में अपने को मिला है प्लस हाफ, फिर लिखिएगा आप आर टी। तो ऐसा आपको ऑप्शन में दिखेगा वहां पर। ठीक, डेल एच और डेल यू में संबंध कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसको फिर से वो तोड़ मरोड़ सकता है। ठीक, डेल यू इज इक्वल टू डेल एच माइनस हाफ आर टी। आपको पर्टिकुलर डेल यू का मान पूछेगा तो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, डेल एच का मान पूछेगा तो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, आपको वहां पर फिर से समझना पड़ेगा। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं PCl5 गैस, और ये टूटेगा PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में।
ठीक, अब इसके लिए डेल एच और डेल यू में संबंध किस प्रकार से, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेल एन का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आपका है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर है 1, ठीक, 2 - 1 इज इक्वल टू, ये हो गया +1। डेल एन का वैल्यू मिला है आपको +1, अर्थात डेल एच डेल यू +1 आर टी, और +1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको कुछ इस प्रकार से रिलेशन मिलेगा। ठीक, इसमें अब अगला देखते हैं, और ये तो प्लस प्लस वाला हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, याद रखिएगा इसको आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और कंडीशन किस प्रकार से बन सकता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये बन गया CO2 गैस। ठीक, अब इसमें देखो तो डेल एन इज इक्वल टू, यहाँ पर है प्रोडक्ट में 1 है, और इसमें देखते हो तो आपको 1 और हाफ है। ठीक, ये 1 माइनस प्रोडक्ट में 1 है, ये 1 हो गया, रिएक्टेंट में है 1 और प्लस हाफ। ठीक, ओवरऑल 1 माइनस, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, -1 और -हाफ होगा, ओवरऑल ये 1 1 कट गया, और -हाफ आपको मिल रहा है किसके बराबर, डेल एन के बराबर। आप दोनों में संबंध देखोगे, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, उसके बाद सीधा सीधा डेल एन का वैल्यू रखना है जो कि है -हाफ आर टी। इस प्रकार से ये इसमें संबंध रहेगा। और देख लेते हैं इसी प्रकार से, तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि अमोनिया निर्माण की विधि को आप देख लो, तो 3H2 ये सब गैस में होता है, 2NH3 ये भी गैस में है, तो यहाँ पर डेल एन आपको मिलेगा 2 माइनस, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, टोटल आपको -2 मिल गया। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू -2 आर टी। इसी प्रकार से रिलेशन आपको पूछा जाएगा। ठीक, पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो रिएक्शन देगा और डेल एच और डेल यू में संबंध आपसे इसी प्रकार से निकालना है। तो अगर हाँ सर इसी को बताइए, क्या आपको बताना, इसी को एक बार और बताइए सर, जो बता रहे हो उसको। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अपना फार्मूला है, फार्मूला क्या है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर टी, डेल एन आर टी। आपको एच और यू के बीच में संबंध पूछेगा, इसके साथ में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। ओवरऑल आपको डेल एन को ही कैलकुलेट करना है। आपको इस प्रकार से कुछ रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा और पूछेगा डेल यू और डेल एच के बीच में संबंध क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने होगा। इसमें सिर्फ आपको डेल एन को कैलकुलेट करना है। डेल एन के लिए हम क्या देखें, अभी कुछ देर पहले निकाल के बताया हूँ, उसी में से ले रहा हूँ मैं। डेल एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, मतलब पी मतलब प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और आर मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है आपका। उसके मोलों की संख्या को आपको इसमें आपको माइनस करना है। प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को माइनस करना है, वो आपको डेल एन के बारे में जानकारी देगा। डेल एन हम इसी प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं सभी में। ठीक, आपका फार्मूला ये है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। डेल एन का वैल्यू आप निकाल रहे हो, यहाँ पर निकाले +हाफ, यहाँ पर निकाले आप +1। +हाफ निकाले तो मैं यहाँ पर डेल एन के जगह में देखो, ये डेल एन के जगह में मैं क्या रखा, +हाफ रखा, आर टी, ये आर टी, डेल यू और डेल एच जस का तस वैसे ही पड़ा हुआ है। सिर्फ मैं डेल एन का वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हुए जा रहा हूँ, रखते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं तो आपको +1 मिला था, मैं इसी को यहाँ पर +1 रखा हूँ, एक को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सीधा सीधा आर टी रखा। यहाँ पर देखते हैं डेल एन का वैल्यू अपने को -हाफ मिला, इसलिए मैं यहाँ पर देखो डेल एन के जगह में सिंपली मैं -हाफ रखा हूँ, आर टी हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो ये -2 मिला है आपको डेल एन का वैल्यू, इसलिए मैं डेल एन के जगह सिर्फ -2 रखा हूँ, बाकी आपका रिलेशन वैसा का वैसा है। सीधा सीधा इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें एक और पॉइंट बन सकता है। अभी तक हम देखिए इसमें एक कंडीशन यहाँ पर ऐसा भी बताया जा सकता है, अगर मैं इसको देखो डेल, यहाँ पर डेल एन क्या मिल रहा है इधर वाले साइड में, इसको मैं 2 भाग से बांटता हूँ यहाँ पर, तो इधर आप देख रहे हैं डेल एन का वैल्यू यहाँ कहाँ गया, यहाँ ये देखो पॉजिटिव है, यहाँ भी देखो पॉजिटिव है। तो डेल एन का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल एन का अगर वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप देखोगे यहाँ पर डेल एच डेल यू से बड़ा दिख रहा होगा। देखो डेल एच किसके किसके योग के बराबर है, डेल यू,
डेल यू तो है, साथ में ये भी है, किसमें, डेल एच में। तो अगर डेल एन पॉजिटिव आता है तो डेल एच डेल यू से बड़ा होगा, ये ध्यान में रखिएगा, डेल एच डेल यू से बड़ा होगा। उसी प्रकार से या यहाँ पर आप देख सकते हो, चलो ठीक है, डेल एन का पॉजिटिव आ रहा है, या आप बोल सकते हो n2 बड़ा है n1 से, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हो, n2 अगर बड़ा है n1 से, या इसी को हम क्या बोले हैं, np और nr। यहाँ पर देखते हैं अगर डेल n का वैल्यू निगेटिव है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव मिला अपने को, यहाँ भी देख रहे हैं निगेटिव मिल रहा है, तो उस कंडीशन में देखो डेल एच क्या हो रहा है, डेल यू को घटा रहे हैं, डेल यू से इतना हम वैल्यू घटा रहे हैं, तब जाके आपको डेल एच का मान मिल रहा है। मतलब यहाँ पर डेल यू बड़ा हो रहा है, अर्थात यहाँ पर डेल एच क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डेल यू से, यहाँ पर डेल यू बड़ा मिलेगा आपको। तो हो सकता है ये कंडीशन आपको पूछ दे, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आपके जानकारी में होना चाहिए, कुछ भी रिलेशन बनाया जा सकता है। एक तीसरा कंडीशन देखो, यहाँ पर मैं क्या किया, डेल एच बड़ा है बोल रहा हूँ, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेल एच छोटा है डेल यू से अगर निगेटिव है तो, या बोल सकते हो n2 छोटा हो रहा है n1 से, जैसा यहाँ पर सिंबल वैसा ही यहाँ पर सिंबल, जैसा इधर सिंबल वैसा ही यहाँ पर सिंबल। तीसरा एक कंडीशन बन सकता है डेल एच और डेल यू आपस में बराबर हो सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ देता है, डेल एच बराबर डेल यू, ये तीसरा कंडीशन ले रहा हूँ मैं। पहला कंडीशन प्लस वाला, दूसरा कंडीशन निगेटिव वाला, और तीसरा कंडीशन जब ये बराबर है, अर्थात यहाँ पर आपको डेल एन का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। ठीक, जरूरी नहीं है सभी जगह 0 मिलेगा, लेकिन अगर हम अभिक्रिया लेते हैं तो 0 मिलेगा। जैसे ये पहला कंडीशन डेल एन इज इक्वल टू 0, इसमें देखते हैं जैसे कि एक रिएक्शन ले लेते हैं, और इस रिएक्शन में देखते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये बना दिया 2HCl गैस। इसमें देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में मोलों की संख्या 2, और यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है। ठीक, ये 2 हो गया, इसके बराबर 2, और ये 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल एन को बोल रहा हूँ। यहाँ पर डेल एन क्या है, 0 है, तो ऐसा कंडीशन जिसमें मोलों की संख्या 0 हो तो डेल एच और डेल यू आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, जैसे कि C सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। इसमें देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में मोलों की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, सॉलिड है, ये सॉलिड के लिए 0 लेना है, तो ओवरऑल यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, डेल एन को बोल रहा हूँ मैं, डेल एन 0, डेल एन 0। जब 0 0 हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच डेल यू के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 गुणित RT करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, ओवरऑल आपको डेल एच इज इक्वल टू डेल यू मिलने वाला है। एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब गैसीय अभिक्रिया ना हो, हम अभी गैसीय अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर अभिक्रिया पूरा का पूरा गैसीय ही ना हो तो उसके लिए आपको सीधा सीधा आपको डेल एच और डेल यू को बराबर लेना है। जैसे कि दूसरा कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, गैसीय अभिक्रिया ना हो, गैसीय अभिक्रिया ना हो, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, और इससे बन गया अपना साल्ट NaCl एक्वस प्लस H2O बनेगा, और ये हो जाएगा लिक्विड, भारी मात्रा में हो जाएगा, H2O बनेगा। तो इसमें देखो ना ये गैस है, ना ये गैस है, ना ये गैस है, ना ये भी गैस है, तो इस कंडीशन में डेल एन अपना क्या हो जाएगा, गैसीय है ही नहीं कहीं पर, तो अपना डेल एन 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में डेल एच इज इक्वल टू डेल यू लेना है, जब गैसीय अभिक्रिया ना हो, सीधा सीधा। तीसरा कंडीशन देखते हैं इसमें, जब अभिक्रिया बंद पात्र में हो, जब अभिक्रिया बंद पात्र में हो, क्लोज वेसल, क्लोज्ड वेसल में होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये भी है, आयतन स्थिर होना चाहिए, आयतन स्थिर होगा,
और अभिक्रिया बंद पात्र में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम यहाँ पर देखेंगे डेल V इज इक्वल टू 0 होगा और डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन जब रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जब गैसीय अभिक्रिया है और दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मोलों की संख्या बराबर होगा तो आपस में बराबर होगा डेल H और डेल U। जब गैसीय अभिक्रिया ना हो तो भी अपने को डेल H बराबर डेल U लेना है। जब अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है और आयतन स्थिर होगा तो आपको डेल H बराबर डेल U लेना है। ठीक, अब इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछता है यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार से होता है उसको चेक करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिंपल है, अभी जो हम बात किए बस वही टेक्निक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने का जितना अभी तक बात कर रहे थे। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ और इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। एक रिएक्शन लिखा मैं NH4 NO3 सॉलिड है और ये चेंज हुआ N2 और H2 में, N2 प्लस H2O गैस। कल तो देखे थे, क्या इसको याद आ रहा है इसका मेरे को, सॉलिड गैस। ठीक, ये इसी प्रकार से अब इसको हम कर रहे हैं 373 केल्विन ताप पर ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 373 केल्विन ताप पर ये अभिक्रिया चल रही है। दाब दिया है यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है इसका दाब। अब इस कंडीशन में एंथैल्पी परिवर्तन एक वायुमंडलीय दाब है जो हमेशा अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहने वाला है। एंथैल्पी परिवर्तन आपको दिया हुआ है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया है यहाँ पर -223.6 किलो जूल प्रति मोल, ये इस प्रकार से दिया हुआ है किलो जूल प्रति मोल। इन्हीं परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा की गणना करना है। ये जो परिस्थिति दिया हुआ है ना, क्वेश्चन देखिए समझिएगा, एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है आपको और एंथैल्पी परिवर्तन आपको इतना दिया हुआ है। इसी परिस्थिति में यही कंडीशन रहेगा, आपको आंतरिक ऊर्जा की गणना करना है। आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब आपको पूछेगा कि आंतरिक ऊर्जा क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं फॉर्मूला, इसके लिए हम यूज करेंगे इसी को P डेल V। दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डेल U डेल N RT, या तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं QP इज इक्वल टू QV, सब एक ही है ना, QV डेल N RT। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को लिखने का दो तरीका होता है। यहाँ पर बोलेगा कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है 373 केल्विन ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन इतना है। तो आपको पूछा जा रहा है इसी परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए या आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। दूसरा क्या पूछ सकता है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 373 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर दी गई ऊष्मा इतना है। ठीक, तो इसी परिस्थिति में स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्या होगी, स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्या होगी। देख, दो क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर ये एक वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखते हुए बोल देगा ये 373 केल्विन ताप पर तथा दाब को स्थिर रखते हुए, या एक वायुमंडलीय दाब लिखा रहेगा तो पूरे रिएक्शन के लिए लिखा रहेगा, दाब को स्थिर रखते हुए दी गई ऊष्मा आपको इतना दिया गया है, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्या होगा। अब इसको रिलेट करो आप, देखो पहला कंडीशन दिया था एंथैल्पी में परिवर्तन 373 केल्विन ताप पर, ठीक, 373 केल्विन ताप पर एंथैल्पी में परिवर्तन, ये हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन। इसी परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा की गणना करना है, आपको इसको निकालना है। रिएक्शन लिखा हुआ है, डेल N आपको कैलकुलेट करना है, R कांस्टेंट है आपको पता होना चाहिए, और T का मान आपको यहाँ पर दिया है रिएक्शन में 373 केल्विन, तो उस पर आप इसको रख कर बना सकते हो। दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन ताप पर तथा दाब को स्थिर रखते हुए दी गई ऊष्मा, मतलब दी गई ऊष्मा आपका ये हो गया,
जो दिया हुआ है, और आयतन को स्थिर रखते हुए ऊष्मा की गणना करना है, मतलब आपको इसको गणना करना है। ताप का वैल्यू दिया है, आर कांस्टेंट है, डेल एन आपको रिएक्शन से निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको इसको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया गया है डेल एच इज इक्वल टू -223.6 किलो जूल प्रति मोल। ध्यान में रखिएगा ये किलो में दिया हुआ है, मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर यह हो गया जूल मोल में, जूल प्रति मोल, अर्थात ये 223.600, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना जूल प्रति मोल आपको मिल जाएगा माइनस में। ठीक, आपको टी का वैल्यू दिया हुआ है 373 केल्विन, जूल में है यहाँ पर आंसर, तो हम आर का वैल्यू भी जूल में लेंगे 8.3 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। इस प्रकार से इसको भी आप ले लेंगे। ठीक, अब ये सभी डाटा को हम इसमें रखते हैं, कहाँ पर, इसमें या तो इसमें, जहाँ भी रखो आप आंसर सेम मिलने वाला है। 223.600 इज इक्वल टू, आपको आंतरिक ऊर्जा निकालना है या स्थिर आयतन पर ऊष्मा निकालना है। डेल एन को आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल एन यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ये गैस है, ये गैस है, और ये सॉलिड है, मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 0 इज इक्वल टू 2। ठीक, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 - 0 इज इक्वल टू +2, डेल एन का वैल्यू है ये। प्रोडक्ट में हम रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को घटा रहे हैं, तो आपको +2 मिला। अब यहाँ से रखो डेल यू आपको कैलकुलेट करना है। डेल एन का वैल्यू मिला आपको 2, आर का वैल्यू लेना है आपको 8.3, और आर का हो गया, टी का वैल्यू लेना है 373। कैलकुलेट करना पड़ेगा, मजबूरी है आपका, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। डेल यू इज इक्वल टू, अब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो 223.600, और इतना को मैं इधर ले जाऊंगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। 2 × 8.3 × 373 केल्विन। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये माइनस में, ये माइनस में, दोनों माइनस माइनस में हैं, और इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा अपने को -232.900 जूल प्रति मोल मिल जाएगा। ठीक, ये जूल में मिला है। अगर इसको आपको किलो में पूछा होगा क्वेश्चन ऑप्शन में, तो आप इसको किलो बना दीजिए। तो किलो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 3, ये 1000 हो गया, यहाँ पर मैं पॉइंट लगाया, और ये हो गया किलो जूल में चेंज। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा, क्वेश्चन देगा तो आपको तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी फंसेगा, टाइम बचता है आपके पास, लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, पूरा का पूरा आंसर खत्म। ठीक, तो इसी प्रकार से अब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। कई लोग को ऐसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोल के देखे होंगे तो ये क्वेश्चन फंसा होगा। कोई है जो मेरे को व्हाट्सअप भी किया था इस पर, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आज आंसर उसका मिल गया होगा, किसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा और स्थिर आयतन पर आपको पूछा गया है, तो सिंपली वहाँ पर रिएक्शन जो दिया रहेगा, डेल एन को कैलकुलेट करके आर टी का वैल्यू रखें और आंसर लिए। अब एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, तो एंथैल्पी को हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। और ये ऊर्जा ऊष्मा अवशोषण या तो उत्सर्जन के आधार पर ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है कि उत्सर्जित कर रहा है, उसके आधार पर हम इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं, ये एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक। ठीक, तो इसको आपको क्या समझना है, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ A + B, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी बोल रहा हूँ, मतलब ऊष्मा को क्या कर रहा है, वो शोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो A + B, और इस रिएक्शन को चलाने के लिए ऊष्मा चाहिए, और ये बन गया C + D। क्या बोल सकते हो, ये आपका रिएक्टेंट है, प्लस Q लिए, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक, तो इस Q को मैं अगर उधर ले गया R P, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसमें R P Q सब रफ हो रहा है, तो आप इसको ऐसा ही रखो P, और इधर लेके गया मैं C + D - Q। ठीक, -Q मतलब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के साइड में माइनस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको इसको क्या समझना है, ऊष्माशोषी। और इसी को जब हम डेल H के रूप में लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखा रहता है।
डेल एच का मान यहाँ पर धनात्मक रूप में लिखा रहेगा। अगर सीधा सीधा मान लिखा रहेगा रिएक्शन के साथ में तो माइनस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी के बारे में बात करते हैं तो ये A+B C+D और क्षेपी मतलब यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ये, और इसी को हम डेल एच के रूप में लिखेंगे तो निगेटिव लिखते हैं। ठीक, तो ये लिखने का तरीका समझना है आपको। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहेगा तो प्लस में लिखा रहेगा ऊष्माक्षेपी में, और डायरेक्ट अगर लिखा रहता है तो माइनस में लिखा रहेगा। सिंबल लेना है एंथैल्पी का तो शोषी में पॉजिटिव लेना है और क्षेपी में आपको निगेटिव लेना है। एक्सोथर्मिक में निगेटिव और एंडोथर्मिक में आपको पॉजिटिव लेना है। अब इसमें जब आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रोडक्ट और इसमें देखते हैं तो इसमें देखो प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट में हम देखते हैं एक्सोथर्मिक में एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट में एंथैल्पी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है। ठीक, प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इतना क्यू को घटा रहे हैं तब जाके आपको रिएक्टेंट के बराबर होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, या सिंपली आप क्या लिखते हो HP - HR इज इक्वल टू डेल एच। देखिए यहाँ पर डेल एच इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं HP - HR। जब ये बड़ा रहेगा तभी अपने को पॉजिटिव मिलेगा, अगर HR बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा वाला कंडीशन यहाँ पर होगा, HP यहाँ पर छोटा होगा HR से। H मतलब एंथैल्पी, P मतलब प्रोडक्ट और R मतलब रिएक्टेंट। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ये इस प्रकार से ये अपने को पूरा डाटा देखना है। ये डाटा हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, जब काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सब डाटा को हम वहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर तो काम आना ही है, साथ में आपको काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी काम आएगा। अब इस एंथैल्पी को मैं अलग अलग फॉर्म में आपको परिभाषित करके बताता हूँ। ठीक, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। मैं थर्मोडायनेमिक से हट के अब मैं थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ घुस रहा हूँ। ठीक, मैं दोनों को कंबाइन करते हुए चल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक से थर्मोकेमिस्ट्री में घुस रहा हूँ। तो जो एंथैल्पी होगा उसको हम किस किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी इसको चेक करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के दौरान जितना भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वही उस रिएक्शन की एंथैल्पी कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसे हम उस रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी या सिंपली उस अभिक्रिया की एंथैल्पी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल एच इज इक्वल टू सीधा सीधा। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा तो उसके लिए मैथमेटिकल आप किस प्रकार से लेंगे, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी हो गया, सम लेना है आपको, और माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक आपको माइनस करना है। जो अभी तक हम देखे हैं मैं उसी को लिख रहा हूँ ना। अब इसको लिखने का तरीका देखिए आपको कैसे यहाँ पर लिख के देगा, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में। सम के लिए हम चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर उसका स्टाइकियोमेट्री जो होगा, स्टाइकियोमेट्री मतलब रस समीकरण मिति। यहाँ पर सिंपली आप समझ सकते हो जो रिएक्शन में कोई अणु है उसके सामने जो उसका वैल्यू लिखा रहेगा मोलों की संख्या, उसी को बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर n से डिनोट करता हूँ तो n प्रोडक्ट का लेंगे हम यहाँ पर, और डेल एच आपका यहाँ पर प्रोडक्ट का हो जाएगा, माइनस समेशन फिर से लेना है n रिएक्टेंट का, डेल एच यहाँ पर हो जाएगा रिएक्टेंट का। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना है। अब इसी को अगर मानक कंडीशन में दिया जाता है, डेल एच इज इक्वल टू है, अगर इसी को आपको मानक कंडीशन में दिया गया हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 298 केल्विन हो जाता है, 1 atm दाब हो जाएगा, ये कंडीशन फिक्स हो जाता है मानक के लिए। तो हम इसके लिए सिंबल लगाते हैं नॉट का, और इसको हम अपने को फिर से इसी प्रकार से लिख सकते हो आप, P डेल एच और ये प्रोडक्ट का हो जाएगा, माइनस समेशन n रिएक्टेंट का डेल एच, ये हो जाएगा रिएक्टेंट का। इस प्रकार से अपने को चेक करना है। ठीक, अब इसका मैं एप्लीकेशन आगे बता रहा हूँ, ये इस प्रकार से होता है फॉर्मूला।
और इसी फार्मूला को हम देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन इसका लेंगे। जब हम संभवन ऊष्मा निकालते हैं, हेस का नियम लगाएंगे, बंधन ऊर्जा निकालेंगे, दहन ऊष्मा निकालेंगे, वो सब में कैलकुलेशन सिर्फ एक ही फार्मूला से करने वाले हैं। लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। तो अब मैं इसमें पहला ले रहा हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की ऊष्मा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे ना, इधर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जितना भी हम पढ़ेंगे अपना जो पात्र होगा कभी भी जनरली वो बंद नहीं रहता है, ठीक, कभी भी वो बंद नहीं रहता। जैसे कि आप खाना बनाते हैं घर में, तो खाना बनाते हैं तो उसका मुंह को उसका ढक्कन तो बंद रखते हैं, लेकिन वो ढक्कन किस प्रकार से बंद रहता है, जैसे कि आप खाना पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, जब उबलता है तो उसका झाग या जो उसका गैस होता है वो बाहर निकल जाता है ढक्कन से, अर्थात वो सीधा सीधा वातावरण के संपर्क में रहता है। प्रकृति में जो भी प्रक्रम होता है अपने आप वो खुला वातावरण में होता है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना वो खुला वातावरण मतलब सीधा सीधा वो परिपार्श्विक के सीधे संपर्क में होगा। अब जब ये कोई सिस्टम है अपना, वो परिपार्श्विक के सीधे संपर्क में है, और परिपार्श्विक का जो वायुमंडलीय दाब होता है हम उसको स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं एक वायुमंडलीय दाब पर। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम जो इधर पढ़ने वाले हैं ना वो सब स्थिर दाब पर चलने वाला है और ओपन सिस्टम होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ, ओपन सिस्टम। जब भी कहीं स्पेसिफाई नहीं होगा ना तो ओपन सिस्टम होगा और एक एटीएम दाब पर ही होने वाला है, ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं अलग अलग एंथैल्पी को परिभाषित कर रहा हूँ किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। अब मैं यहाँ पर पहला ले रहा हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन मतलब बनना, और बनना को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संभवन। तो संभवन की एंथैल्पी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की एंथैल्पी। जब भी हम अब इधर कुछ भी डाटा परिभाषित करने वाले हैं, कोई भी यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है उसको जब हम परिभाषित करेंगे सीधा सीधा एक मोल लेकर परिभाषित करने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार ये शब्द को नहीं बोलूंगा, आप एक बार में समझिएगा इसको। एक मोल पदार्थ, बस यही शब्द रहेगा अपने पास। संभवन मतलब क्या होता है, बनना, मतलब एक मोल पदार्थ को आपको बनाना है, और एक मोल पदार्थ को आपको बनाना है तो कहाँ से बनाओगे आप, बनाना है उसके अवयवी तत्व से। याद रखिएगा ये बहुत परेशान करने वाला है। एक मोल पदार्थ को आपको बनाना है और उसके अवयवी तत्व से ही बनाना है, तत्व से बनाना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि H2 + Cl2 और ये HCl, आपको एक मोल पदार्थ बनाना है। मान लेते हैं हम एक मोल HCl बना रहे हैं, एक मोल HCl बना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, ये उसका क्या होगा, अवयवी तत्व होगा, ठीक। तो उसका अवयवी तत्व से बनाना है अपने, मतलब एक हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनाना है, लेकिन ध्यान में रखना है एक मोल बनाना है। एक मोल बनाने के लिए मैं अब रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो इधर मेरे को हाफ रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं 2 नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना है, ठीक। एक मोल पदार्थ को बनाना है उसके अवयवी तत्व से, ये होता है संभवन की एंथैल्पी। मतलब इस रिएक्शन के दौरान अब जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, इस रिएक्शन के दौरान ये जो बन रहा है, इस रिएक्शन के दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वह इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा या संभवन की एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से इसको लेना है। अब इसी को, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा था डेल एच सर, अब मैं यहाँ, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? है रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या बोला, जो फार्मूला मैं पहले लिखा था अब उसी फार्मूला को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक मोल पदार्थ को बना रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा ये पूरा स्टैंडर्डाइज कंडीशन में चलने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ओपन सिस्टम होगा और वायुमंडलीय मतलब वातावरण के संपर्क में रहेगा, उसका दाब स्थिर रहेगा। तो डेल एच एफ, अब एफ के मतलब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, फॉर्मेशन से एफ ले रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से मैं करूँगा समेसन, और ये हो जाएगा एन पी, यहाँ पर हो जाएगा डेल एच प्रोडक्ट का माइनस समेसन एन आर
डेल एच ये हो जाएगा रिएक्टेंट का। ये आपका उत्पाद के लिए हो गया और ये आपके अभिकारक के लिए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसको चेक करना है। ये सब फॉर्मेशन है ना, ये भी फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के लिए ये है, और यहाँ पर भी आप एफ रख सकते हो, लेकिन ये रिएक्टेंट के लिए है। ठीक, इसका यूज कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझिएगा इसको। 298 केल्विन ताप पर एक अभिक्रिया दिया गया है, उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन, आपको ये एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करना है, समझिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जब भी हम एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा गणना के बारे में, ऊर्जा गणना के बारे में हम बात करेंगे, और जब मानक कंडीशन में लिया गया हो, मानक कंडीशन, तो अवयवी तत्व से जब कुछ बनता है, अवयवी तत्व से जब बनेगा, तो वहां पर उस वैल्यू को अपने को 0 लेना है। जैसे मैं ऊर्जा गणना बोल रहा हूँ, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं डेल एच बोला, एक प्रकार से क्या है, ये उष्मीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा यहाँ पर अगर मानक कंडीशन में है डेल एच, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन ये 0 होगा। उसी प्रकार से एनर्जी कैलकुलेशन मुक्त ऊर्जा, ये भी एक प्रकार से ऊर्जा होती है। अगर मैं फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो ये भी 0 होगा। कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, जब अपने अवयवी तत्व से बनता है, अवयवी तत्व से बनेगा तभी 0 लेना है, सबके लिए 0 नहीं लेना है। मतलब H प्लस एच इज इक्वल टू H2, Cl प्लस Cl, 6 बन गया Cl2। ठीक, तो इस कंडीशन में अपने को इसका वैल्यू 0 लेना है। किसका, यहाँ पर कहीं पर फंसेगा ये, तो वहां पर अपने को सीधा सीधा 0 लेना है। अगर H2 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, या वाट एवर, इसी प्रकार से जो अपने ही तत्व से मिलकर बन रहा है, अलग अलग तत्व नहीं, अपने ही तत्व से, ठीक, अपने ही तत्व से मिलकर बनेगा ये, तो उस कंडीशन में 0 लेना है। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4NH3 गैस प्लस 3O2 गैस, और ये गया 2N2, इधर मिटा देता हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2N2 गैस प्लस 3H2O गैस, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 6 H2O बनेगा, ये 6 दूनी 12, 4 दिया 12। ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर पूछता है 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर आपको अमोनिया के लिए, NH3 के लिए, अमोनिया की डेल एच एफ की गणना करना है। यहाँ पर लिखा रहेगा NH3 के लिए संभवन की एंथैल्पी की गणना करना है। ठीक, क्या लिखा रहेगा, अमोनिया की संभवन की एंथैल्पी की गणना करना है। मैं सीधा सीधा इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब इसमें आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, दिया गया है यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। एक दिया है NH3 के लिए वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा दिया है NH3 का दिया है -46.0, और दूसरा आपको दिया हुआ है H2O के लिए दिया हुआ है, H2O के लिए दिया हुआ है -286.0। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल में आपको ये इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है। और आपको पूछा है, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। 298 केल्विन ताप पर उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए आपको NH3 के लिए, NH3 की संभवन की ऊष्मा की गणना करना है, संभवन की एंथैल्पी की गणना करना है, जिसमें कुछ आपको डाटा दिया हुआ है। NH3 के लिए आपको संभवन की ऊष्मा, सब संभवन की ऊष्मा है ना ये, NH3, ठीक है, यहाँ पर संभवन की एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन, एक मिनट, NH3 नहीं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं, NH3 के लिए नहीं है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन गलत लिख रहा था। 298 केल्विन ताप पर आपको इस अभिक्रिया के लिए करना है, अभिक्रिया के लिए डेल एच एफ की गणना करना है, मतलब अभिक्रिया की
एंथैल्पी की गणना, डेल एच एफ नहीं है ये, अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी की गणना करना है, जिसमें आपको डेल एच एफ यहाँ पर दिया हुआ है और डेल एच एफ आपको H2O का NH3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपना फार्मूला ये है और इसी फार्मूला से अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें देखते हैं दो डाटा अपने को दिया है, प्रोडक्ट को एक साइड रखते हैं और रिएक्टेंट को एक साइड रखते हैं। इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा है, तो आप देखो ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट है, सब गैसीय अवस्था में है, तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। गैसीय अवस्था में देखो यहाँ पर, अब मैं इसी को लिख रहा हूँ ना, ये जो फार्मूला है उसी आधार पर लिख रहा हूँ, और ये डेल एच एफ या तो रिएक्शन की एंथैल्पी कहलाएगी ये, तो उस आधार पर ये देखेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट और समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं अब समेशन करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर दो प्रोडक्ट है अपने पास, एक है N2 के लिए डेल एच एफ N2, ठीक, और इसमें इसके मोलों की संख्या या स्टोइकोमेट्रिक है 2, तो यहाँ पर मैं N लिखा हूँ, प्लस ये समेशन बोला है ना, यहाँ पर 6 गुणित डेल एच एफ आपको लेना है किसका, H2O का, N2 और H2O, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब माइनस करना है, अब माइनस में फिर से आपको रिएक्टेंट का पूरा समेशन करना है। रिएक्टेंट में है आपका NH3 4 है, गुणित डेल H NH3 F0 NH3 प्लस समेशन करना है अपने को 3O2 का, डेल H F0 O2 का, ठीक है। इसी प्रकार से ये समेशन का मतलब क्या है समझ में आ गया होगा। ये हो गया और ये हो गया, समेशन इसी प्रकार से करना है, और प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट को घटाना है। ये प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में डाटा दिया नहीं है, मतलब वो 0 है, ये मान के चलिएगा। अभी मैं कुछ देर पहले बोला जब अपने ही तत्व से बनता है तो उसके लिए 0 लेते हैं, जैसे कि HH से H2, वैसे NN से मिलकर N2, तो इसके लिए 0 होगा, ये हो गया 0 प्लस इसके लिए अपने को वैल्यू दिया हुआ है H2O का, और ये है -286.0, ठीक। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। माइनस रिएक्टेंट में देखते हैं 4 गुणित NH3 के वैल्यू दिया है -46 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि ये O2 है, O से मिलकर O2, इसके लिए 0 होगा, तो ये 0 हो गया और ये 0, ठीक। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको माइनस में ये वैल्यू मिलेगा, और ये मिल रहा है आपको -1716, ठीक, ये -1716 हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर माइनस मिलकर प्लस होगा, और ये आ जाएगा 184। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने को ओवरऑल मिलता है -1532। अभी तक देखिए मैं सबको किलो जूल में रखा हूँ, ये भी किलो जूल में है और ये भी किलो जूल में है। तो जब हम प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अगर सभी जगह किलो जूल ही लेना है तो अपने को इसको इस नॉर्मल वैल्यू में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सीधा आपका आंसर किलो जूल में ही मिल जाएगा। तो ये डेल एच इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है अभिक्रिया की एंथैल्पी। ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम होता है, अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम देगा तो समय रहेगा तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। रहने के लिए सिंपल रहता है, ये लंबा चौड़ा जो डाटा दिख रहा है ना, हो सकता है वहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन दिया रहेगा, जिससे ये आसानी से बन जाए। तो इसी प्रकार से आपको इसको बनाना है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, ठीक। ऐसा ही यहाँ पर और एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये आपको कैलकुलेशन वाला है। अब एक न्यूमेरिकल डाटा देता हूँ लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा वो, तो उसको कैसे देखना है अपने को। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, N2 + 3H2 और ये बन गया 2NH3 गैस, ठीक। इस प्रकार से मिला। इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, -92.2 किलो जूल प्रति मोल दिया हुआ है, ठीक। इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन इतना दिया हुआ है। NH3 की संभावन की ऊष्मा क्या होगी, NH3 की संभावन की ऊष्मा या एंथैल्पी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। 46 होगा क्या सर?
हाँ 46 ही होगा। आप पकड़ लिए इसको। कौन कौन पकड़ पा रहे हो इसको, आप देखिए अब। और कोई पकड़ पा रहे हैं इसको? 46 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पुष्पिता, टू के लिए क्षमा, था सर। बसंती। हाँ एक मिनट, आप पकड़ लिए, मेरे को पता है। हाँ रुक जाइए, दूसरे को समझने दीजिए। आप पकड़ लिए, मेरे को पता चल गया कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए। अच्छा पकड़ लेते हैं आप। और कोई दूसरा? पूनम, पुष्पिता, बसंती, कौन कौन हो? मनीषा जी आप? शिल्पी आप बहुत शांत बैठे हैं अभी, कैसे? आप तो कुछ आंसर दीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पर? 46 आंसर आएगा इसका, क्यों आएगा 46 आंसर? तो देखिए NH3 की संभावन की एंथैल्पी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। मैं कुछ देर पहले बोला था हाफ होगा संभावन की एंथैल्पी। हाँ हाफ होगा क्या कुछ? हाफ होगा, तो क्यों हाफ हो रहा है? सर वो नहीं पता। वो नहीं पता। 46 मतलब हाफ किए हैं ये पता है, ठीक। संभवन की एंथैल्पी मतलब आपको 1 मोल तैयार करना है। क्या बोल रहा हूँ? संभवन की एंथैल्पी में शुरू हेडिंग जब शुरुआत बोला था, अपने को सिर्फ 1 मोल पर ही बात करना है। जितना भी अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारा ऐसे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो सब में हम सिर्फ 1 मोल पर ही बात करेंगे। यहाँ पर संभवन की एंथैल्पी की परिभाषा होती है 1 मोल पदार्थ आपको बनाना है, जबकि यहाँ पर देखोगे तो 2 मोल पदार्थ बन रहा है। आपको NH3 के बारे में ही पूछा है, NH3 आपको यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल तैयार किया हुआ है। जबकि संभवन की एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल के लिए आपको परिभाषित करता है। 2 मोल के लिए आपको एंथैल्पी में परिवर्तन इतना दिया है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो सिंपली आपको आधा लेना है। पॉइंट समझ में आया? ये इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो ये आपका हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? अभिक्रिया को 2 मोल के लिए दिया हुआ है, लेकिन संभावन की एंथैल्पी 1 मोल के लिए होता है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया तो -46.1 किलोजूल प्रति मोल आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल डाटा में दे सकता है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हेस का नियम आगे चलेंगे, वो नेक्स्ट डे देखेंगे। अगला देखते हैं, संभवन की एंथैल्पी समझ में आ गया। संभवन मतलब आपको 1 मोल पदार्थ बनाना है और उसके ही तत्व से बनाना है। जैसे कि मैं अभी बोला HCl आपको बनाना है, तो इसका तत्व क्या क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इसको आपको सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर 1 मोल ही रखना है। उसके लिए आपको जो भी छेड़खानी करना है आपको इधर ही करना पड़ेगा, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से और कुछ अगर 1 मोल पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि CO2 बनाए आप, 1 मोल पदार्थ आपको बनाना है CO2, तो इसमें अवयवी तत्व क्या क्या है? इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, ठीक। सेटिस्फाई करना है आपको, 1 मोल पदार्थ ही बनाना है। जो भी जोड़ तोड़ करना है सब इधर करेंगे। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है। ये C और O2 रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। चलो आपको बेंजीन बनाना है C6H6 का, तो आप क्या करोगे? इसका अवयवी तत्व क्या क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। सिर्फ इसी से ही बना सकते हो। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 6 कार्बन लोगे आप और 3 H2 लोगे। तो ऐसे आपको संभवन की एंथैल्पी की जब परिभाषा करेंगे, 1 मोल पदार्थ बनाते हुए चलना है। जो भी इधर आपको जोड़ तोड़ करना है या रिएक्शन ऊपर नीचे दिया गया है, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि करना क्या है। यहाँ पर हर एक अप्रोच के लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आपको सोचना भी पड़ सकता है कि क्या पूछा जा रहा है, इस पर क्या करना है। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, दहन की एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबस्टन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो कंबस्टन एंथैल्पी या दहन एंथैल्पी अब किसको बोलेंगे? जितना भी हम परिभाषित करेंगे सब 1 मोल के लिए ही होने वाला है। जो स्टैंडर्डाइज इसका डेफिनेशन है 1 मोल। दहन मतलब जलाना है, जलाना है आपको। 1 मोल पदार्थ को जलाओगे आप, और यहाँ पर 1 मोल पदार्थ को जलाओगे, दहन करना है। 1 मोल पदार्थ का दहन करना है, जलाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा इसका, या पूर्ण रूप से जलाना है। कोई भी पदार्थ
जलता नहीं है। कोई पदार्थ जो जलता है वो सिर्फ एक माध्यम होता है और जलता है ऑक्सीजन। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कोई पदार्थ को हम जब जलाते हैं तो सिर्फ एक माध्यम की तरह कार्य करेगा और जलेगा ऑक्सीजन, इसलिए इस रिएक्शन पर ऑक्सीजन लिखा हुआ मिलेगा। तो हम परिभाषा में ही जोड़ देते हैं, एक मोल पदार्थ का दहन करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, तो आपका दहन की एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक, जैसे कि मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। जैसे कि मैं CH4 को भी करता हूँ, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूंगा, O2 जैसे ही आया, आपको समझ जाना है दहन की एंथैल्पी है CO2 और H2। हमेशा इसी प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करो, ध्यान में रखना ये एक होना चाहिए, क्योंकि मैं बोला हूँ एक मोल पदार्थ का दहन करना है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2, ठीक, ये फिर से क्या हुआ, एक मोल पदार्थ जला यहाँ पर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आपको अगर ऐसा बोला जाए और ये बन रहा है CO2, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, मतलब आप यहाँ पर दहन की एंथैल्पी परिभाषित इस वाले रिएक्शन पर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, मतलब हाफ O2 और लगेगा, तब जाके CO2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप जाते हो तो ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ये आपको दहन की एंथैल्पी बताएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करना है। हाइड्रोकार्बन को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे या जलाते हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पर है 2 और ये 3, टोटल कितना हो रहा है 3, और यहाँ पर 2। कैसे करें इसको, ये 4 हाइड्रोजन, तो इसको मैं 2 किया, 4 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और ये 2 और 2 4 हो गया। ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान में ये रखना है होना चाहिए, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका दहन की एंथैल्पी होगा। जैसे कि आप बेंजीन को जलाओगे, ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप O2 से रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब CO2 बनेगा और H2O ही बनना है। रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करने पर यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर मैं 6 करता हूँ, 6 दूनी 12, और हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर 3 किया। ऑक्सीजन को कैलकुलेट करो तो 12 और 3 15, तो सीधा सीधा 15/2 कर देता हूँ, रिएक्शन बैलेंस हो गया ये। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है। अब ध्यान में ये रखना है दहन की एंथैल्पी। दहन जब करते हैं, जब कोई पदार्थ को हम जलाते हैं तो आप देखे होंगे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसके लिए जब हम परिभाषित करेंगे ना, एक मोल पदार्थ को जब दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एंथैल्पी मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। सिर्फ यही पॉइंट होगा। जैसे हम संभवन की एंथैल्पी में हम क्या किए, एंथैल्पी में परिवर्तन देखे, लेकिन यहाँ पर हम एंथैल्पी में परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एंथैल्पी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हमेशा उत्सर्जन शब्द ही रहेगा यहाँ पर। इस पॉइंट को पूछा जाता है, अच्छा से पकड़ता है, उत्सर्जन ही होता है ऊष्मा का, इसलिए डेल H का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जाता है। दहन एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबस्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए डेल H का वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होगा, ना जीरो ना पॉजिटिव, हमेशा निगेटिव होता है, ये पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट फिर से इस दहन की एंथैल्पी से फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं रिएक्शन, एंथैल्पी का रिएक्शन, रिएक्शन की एंथैल्पी देख रहे हैं। उसके अंदर मैं पहला देखा संभवन ऊष्मा या संभवन की एंथैल्पी, दूसरा देखे हम दहन की एंथैल्पी। इस दहन की एंथैल्पी के अंदर फिर से एक और एप्लीकेशन, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है आपको, कोई ईंधन होता है या कोई खाद्य पदार्थ होता है, उसके कैलोरीफिक वैल्यू को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान को ज्ञात करने के लिए हम दहन की एंथैल्पी का यूज करते हैं। कोई फ्यूल है, ईंधन है, एवं कोई खाद्य पदार्थ है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, एक मोल पदार्थ को जलाओगे जब आप, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको हम कैलोरीफिक मान के नाम से जानते हैं। दहन की ऊष्मा हम किसको बोले थे, एक मोल पदार्थ को जलाओगे तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी वो दहन की एंथैल्पी है। कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको बोल रहे हैं, 1 ग्राम पदार्थ को जलाओ आप, 1 मोल पदार्थ के दहन
करने से जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी या उत्सर्जित होगी, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर मैं इसी पर इसके लिए एक फॉर्मूला आप बना लो समझने के लिए। कैलोरीफिक वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दहन ऊष्मा ले लेते हैं बटा यहाँ पर उसका मोलर मास ले लेते हैं, अणु भार। दहन ऊष्मा जो आपको रिएक्शन से पता चलेगा, या दहन की एंथैल्पी, ऊष्मा और एंथैल्पी, मैं फिर से याद दिला दूं, स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर होता है। इसलिए आपको जगह हो सकता है ऊष्मा लिखा हुआ मिले या एंथैल्पी लिखा हुआ मिले, आपको एक ही समझना है। दहन ऊष्मा बटे अणु भार, अणु भार मतलब मोलर मास। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, मीथेन के लिए मीथेन की दहन ऊष्मा -890.3 किलो जूल पर मोल है। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जनरली यहाँ पर कैलोरी से निकालते हैं, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं जूल में, इसलिए जनरली ये किलो जूल में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, ये किलो जूल पर मोल है। मेथेन की दहन ऊष्मा -890.3 किलो जूल प्रति मोल है, तो मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? चलो कैलकुलेट कीजिए फटाफट, कैलोरीफिक ऊष्मा या मान क्या होगी? फिर भी मैडम आपको आज क्लास में कौन बताएगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या आएगा इसका? अरुण जी कैलकुलेट कीजिए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए इसको। कौन कौन गायब जी हो गया? सर। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? सर 55 पॉइंट कुछ समथिंग का आएगा क्या? 55.5। चलो जो भी आ रहे हैं, आप आंसर के करीब पहुंच गए। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करना नहीं पड़ेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आंसर के करीब करीब पहुंच गए मतलब एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड यहाँ पर जो ऑप्शन होगा एकदम करीब करीब तो देगा नहीं, आईआईटी का क्वेश्चन तो रहेगा नहीं कि एकदम सिमिलर टाइप से ऑप्शन रहे। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, CH4 की दहन ऊष्मा ज्ञात करने के, दहन ऊष्मा आपको दिया हुआ है, कैलोरीफिक मान निकालना है। कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने को फॉर्मूला मिलता है दहन ऊष्मा बटे अणु भार। अणु भार मतलब यहाँ पर जैसे कि मैं अगर 1 मोल करता हूँ तो वो सीधा सीधा दहन ऊष्मा में चला जाएगा। 1 मोल बराबर जो उसका मास होगा वही उसका अणु भार होता है, इसलिए मैं अणु भार से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। और CH4 के लिए, मेथेन के लिए अणु भार देखोगे आप तो कार्बन का मास और H4 का मास, कार्बन का मास 12 हो गया और H4 का मास हाइड्रोजन के लिए 1 और 4 संख्या है 4, टोटल मिला के 16 ग्राम। ये आपका इसका मोलर मास हो गया, अणु भार हो गया। दहन ऊष्मा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90.3 माइनस में, और इसका जो मोलर मास है 16, तो इसको आप कैलकुलेट करते हो -55.6 आ जाएगा शायद, जो भी हो 55.6 किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार से इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक, 55.6 किलो जूल प्रति मोल। कुछ ईंधन का है जो वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है किसका कैलोरीफिक वैल्यू, ध्यान में ये रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेथेन का ही कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात किया जाए तो मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो आप एक क्रम याद कर लीजिए, अगर आपको पूछ दे तो थोड़ा सा जनरल एक आइडिया हो जाए। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 159 किलो जूल में ही बताऊंगा सबको मैं, किलो जूल प्रति मोल। उसके बाद मेथेन में आते हैं तो ये आपको अभी कैलकुलेट करके देखे 55.6 किलो जूल प्रति मोल। इसके बाद देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब आपका एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, ये 55 के अराउंड होता है। इसके बाद चेक करते हैं और केरोसिन। केरोसिन को क्या बोलते हैं, और यहाँ पर ऑयल फ्यूल बोलते हैं, ऑयल फ्यूल बोलते हैं। तो इसका होता है 48, और केरोसिन के बाद और
चारकोल कोयला, कोयला या चारकोल, चारकोल का लेते हैं तो ये आता है आपका 33, और एक और ले लेते हैं एल्कोहल का। इतना में लगभग सब सिमट जाएगा आपका। वैल्यू याद रखना है तो रख लीजिएगा, नहीं तो एक क्रम याद रख लीजिएगा। इस क्रम में होता है, एल्कोहल का आता है 30 किलो जूल के लगभग, 30 किलो जूल प्रति ग्राम। यहाँ पर मोल लिखा क्या, क्योंकि हम इसको ग्राम में कैलकुलेट किए ना, प्रति ग्राम। ये सब प्रति ग्राम में आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ओवरऑल ये दहन ऊष्मा के बारे में। अब हम कल देखेंगे हेस का नियम, और जो अभी तक हम देखे ना वो सब को हम अप्लाई करेंगे। अभी जो अभी हम एंथैल्पी है वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। अभी हम संभवन की एंथैल्पी देखें, दहन की एंथैल्पी देखें, संक्रमण की एंथैल्पी देख सकते हैं, सॉल्यूशन की एंथैल्पी देख सकते हैं, या उदासीनीकरण की एंथैल्पी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर अभी कुछ टॉपिक है उदासीनीकरण की एंथैल्पी जिस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। बाकी सब एक मोल पर परिभाषित करो, और जो मैं हेस का नियम बताऊंगा कल वो सभी चीज को कवर कर देगा। हेस का नियम क्या बोलता है, एक आइडिया ले लो, फिर हम सीधा कल प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। हेस का नियम, या इसी को आप क्या बोलते हो, हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई अभिक्रिया है, ए से गया बी में, ये इस प्रकार से चला गया, तो आपको इस अभिक्रिया की एंथैल्पी प्राप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी के बारे में जानकारी देगा, सीधा सीधा हम जा रहे हैं। तो अब मान लेते हैं इसी को मैं ए से पहले सी में गया और सी से मैं बी में जाता हूँ। ए से पहले मैं सी में गया, फिर उसके बाद मैं कहाँ पर गया, बी पर गया। मान लेता हूँ यहाँ पर मैं जाता हूँ तो ये H1 है, डेल H1, और ये आपका डेल H2 है। ए से सी में गए डेल H1 मिला, सी से बी में गए डेल H2 मिला। तो जो डेल H होगा वो डेल H1 प्लस डेल H2 के बराबर होगा। इसी को स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसी को देखो, अगर ऊष्मा के रूप में दिया रहे तो आप इसको क्या बोलोगे, Q1 प्लस Q2। ये आपका Q1 होगा और ये आपका Q2 होगा और ये आपका Q होगा, ठीक। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर, कोई डिफरेंस नहीं है, ओपन सिस्टम ही चलेगा पूरा, ठीक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ हेस तो स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को। कोई जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो आप उसको कोई भी विधि से करो, कोई भी विधि से करो, या कोई भी उसको रास्ता से ले जाओ, कैसे भी करो आप, जो फाइनल आंसर है वो आपको सभी स्टेप सभी तरीका में आपको समान मिलने वाला है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेस का नियम क्या बोलता है, कोई अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो चाहे आप उसको एक से अनेक विधि में कराओ, कोई भी विधि से आप संपन्न कराओ, चाहे कोई भी मार्ग का अनुसरण करते हुए उस अभिक्रिया को संपन्न कराओगे, अंतिम उत्तर या फाइनली प्रोडक्ट में आपका जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो हमेशा समान मिलेगा। ये इसका हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है। कारण ये है कि जो डेल एच है ये क्या होता है, अवस्था फलन होता है। क्या है ये, अवस्था फलन। अवस्था फलन मतलब ये मार्ग पर डिपेंड करता ही नहीं है, चाहे आप उसको कैसे भी करके ले जाओ, ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करेगा। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करता है। यही हेस के नियम का आधार है, अवस्था फलन। चाहे आप ऐसे ले जाओ, चाहे इधर से इधर घुमाते हुए ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल आपको, फाइनल और इनिशियल बस इसी का डिफरेंस ही देखना है आपको। इसी कारण से अपने को कोई भी स्टेप से कराते हैं, कैसे भी कराओ, हमेशा डेल एच का मान आपको समान मिलेगा। अब इसी का यूज हम संभवन की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, दहन की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, संक्रमण ट्रांजिशन एंथैल्पी ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिस पर बात किया जा सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट है जो आपको पूछा जाता है उस पर कल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हेस का नियम है। कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर पूछिए, फिर आज का क्लास लीव करते हैं। सर वो जो कैलोरीफिक वैल्यू जो आप बताए थे वो माइनस में है कि प्लस में है सर? माइनस माइनस माइनस। देखिए यहाँ पर ये,
हाँ सब सभी माइनस, लेकिन आपको माइनस लिखा हुआ कहीं पर नहीं मिलेगा। एक्चुअल में हम क्या देखें अभी, दहन ऊष्मा क्या होती है, दहन की एंथैल्पी माइनस में ही मिलेगा। उत्सर्जित ऊष्मा है, उत्सर्जित हीट है, वो इवॉल्व है, ठीक, तो इसलिए वो माइनस में होता है। लेकिन हम वैल्यू ले रहे हैं ना, वैल्यू, कोई डाटा नहीं ले रहे हैं, हम सीधा वैल्यू ले रहे हैं। वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना आप, जिसको हम हिंदी में परिमाण बोलते हैं, तो वो लिया जाता है। इसलिए वहां पर वो माइनस में ना लेकर डायरेक्टली प्लस में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर माइनस में लिखा हुआ है तो आप माइनस वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर माइनस नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधा उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, वो जनरली प्लस में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यस। चलिए ठीक, और किसी के पास कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? चलिए ठीक, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कल शायद हो सके तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ले लूँ क्लास क्या? मॉर्निंग शिफ्ट में सब अवेलेबल रहेंगे? चलिए आप व्हाट्सएप में बता दीजिएगा अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसी हिसाब से मैं क्लास कल मॉर्निंग में शेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में मैं भी बिजी हो जाता हूँ, एक दिन छुट्टी का सर कल समय तो मिलता है। संडे, सर कल संडे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कल मॉर्निंग शिफ्ट में रखूँ क्या करके। आप लोग आप व्हाट्सएप में कमेंट कर बता दीजिएगा लेना है कि नहीं लेना है, उसके बाद मैं शेड्यूल कर दूँगा क्लास को, ठीक। चलिए ठीक है फिर।